Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. And in today's political quick revision series for UPSC 2025, we will talk about non-constitutional bodies and election system. दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी न्यूज़ में रही और इलेक्शन सिस्टम भी लास्ट ईयर से लेकर अब तक काफ़ी न्यूज़ में रहा. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहले बात करेंगे हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की. इस्टेब्लिश हुआ 2005 के अंदर, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये. कंपोजिशन क्या है कमीशन की? एक आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे प्लस उनके साथ अदर मेंबर्स होंगे जिनकी स्ट्रेंथ 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं. लेकिन प्रेसिडेंट किसकी रिकमेंडेशन से करते हैं? एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनती है जो रिकमेंड करते हैं कि कौन कमिश्नर होगा और बाकी अदर मेंबर्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कौन होंगे. उसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम. पीएम अपने साथ किसी भी एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए. टेन्योर क्या रहता है? 5 ईयर. और अगर किसी मेंबर की 65 ईयर्स ऑफ एज पहले हो जाए, जब तक उनके 5 ईयर कंप्लीट ना हुए हो, तो वो भी एक क्राइटेरिया, उनको फिर रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी. एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करनी होती है? सेंटर गवर्नमेंट को. फंक्शन क्या होते हैं? लुक इनटू द कंप्लेंट्स, अपील्स, किसी भी ऑफिस से रिलेटेड, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिलेटेड, या कोई भी ऑफिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के अंडर आता है वो. उसके अलावा क्या होता है कि कोई भी कंप्लेन है उसको रिसीव करना, उससे रिलेटेड इंक्वायरी करना, किसी भी पर्सन से रिलेटेड जिसने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया हो या फिर कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की हो. अब बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की. जब आप इन चैप्टर्स को लक्ष्मीकांत में करते हो तो आपको सभी चैप्टर्स अलग अलग चैप्टर्स की फॉर्म में मिलते हैं, सभी टॉपिक्स, और वहां पर काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है. यहाँ पर हमने कंबाइन नहीं किया. इससे ज्यादा इन चैप्टर्स के बारे में जानना हमारी नेसेसिटी भी नहीं है एग्जाम के लिए. 1964 में इस्टेब्लिशमेंट हुई बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. किसकी रिकमेंडेशन से? संथानम कमेटी. स्टैट्यूटरी बॉडी है ये भी. कंपोजिशन कैसे की जाती है? एक आपके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और उनके साथ 2 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते. अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं. किस किस के रिकमेंडेशन से करते हैं? आपके पीएम इंक्लूड होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इंक्लूड होते हैं और साथ में आपके होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. टेन्योर 4 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए. एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है प्रेसिडेंट को. फंक्शन क्या होता है? कोई भी एलिगेशन हो कहीं पे करप्शन का, किसी ऑफिसर के ऊपर उसकी पावर के मिसयूज करने का, कोई भी एलिगेशन हो, इस टाइप की चीजों को इंक्वायर करना, साथ में चीजों को इन्वेस्टिगेट करना. किसके अंडर? अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर. जब भी कोई उनको बोले, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑर्डर दे या फिर कोई और मतलब सीआईडी वगैरह जो है अभी, वो सॉरी सीआईडी कह रही हूँ, सीबीआई जो है आपके, वो अगर उनसे हेल्प लें या फिर लोकपाल, लोकायुक्त, कोई भी इंस्टीट्यूट उनसे हेल्प ले, जब उस चीज़ के ऊपर उनका इंक्वायरी करना, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम है. नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई. 1963 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुई. कैसे हुई? बाय रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेम कम्युनिटी, संतानम कमेटी. लेटर इस चीज को ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के पास एज एन अटैच्ड ऑफिस. पावर कहाँ से मिलती है सीबीआई को? इट्स ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1964 से. कंपोजिशन क्या है? एक डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के, उसके साथ उनको असिस्ट करते हैं, असिस्टेड बाय स्पेशल डायरेक्टर और एन एडिशनल डायरेक्टर साथ में असिस्ट करते हैं. अपॉइंटमेंट कैसे होती है? रिकमेंडेशंस होती हैं. एक उसके अंदर कमेटी में कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं? पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं. एनुअल रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है. फंक्शन की बात करें तो सीबीआई आपकी मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है टू प्रिवेंट करप्शन एंड टू मेंटेन इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन. उसके अलावा क्या होता है? सीबीआई प्रोवाइड करती है असिस्टेंट, किसको? जो अभी हमने बात की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को. नोट क्या है कि सीबीआई कैसे एक्ट करती है? नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया की तरह सीबीआई काम करती है. अब बात करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की. नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन की हमने बात कर ली. स्टेट के अंदर क्या है?
सेम है, जैसे आपका चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमीशन है वैसे ही आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, दैट द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर जो वहां पर रोल प्ले करते हैं, वही स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर वो रोल कौन प्ले करते हैं, गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट आपके बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग के आने के चांसेस ज्यादा हैं एग्जाम में, बिकॉज नीति आयोग को 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1 जन 2015 के अंदर नीति आयोग की स्टेब्लिशमेंट हुई। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को। ये क्या है, एक प्रीमियर थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वर्किंग ऑन बॉटम अप अप्रोच मॉडल रेदर देन टॉप डाउन मॉडल, एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज एट द कोर ऑफ नीति आयोग। अगर नीति आयोग के कंपोजिशन की बात करें, पीएम ऑफ इंडिया जो होते हैं वो एज ए चेयरपर्सन एक्ट करते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं, उसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। गवर्निंग काउंसिल के अंदर सभी स्टेट्स के सीएम होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी के। एक्स ऑफिसो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, अप टू 4 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, स्पेशल इन्विटीज भी होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं फॉर सम टाइम। एक आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जिसको भी प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। उसके अलावा आपकी रीजनल काउंसिल होते हैं, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर और हिज नॉमिनी, एड्रेसेस स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज एंड कंप्राइजेस चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। जिस रीजन की बात हो रही है उस रीजन के आपके सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी रीजनल काउंसिल के अंदर आपको मिलेंगे। उसके अलावा कुछ एडॉक मेंबर्स होते हैं। कहाँ से होते हैं वो मेंबर्स, मेंबर्स फ्रॉम लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सर्व एज एक्स ऑफिसर मेंबर ऑन अ रीजनल बेसिस। वो साइंस के फील्ड में काफी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, वो लिटरेचर के फील्ड में काफी एक्सपर्ट्स होते हैं, जिस पॉइंट पर नीड हो उस हिसाब से। अब बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। कहाँ से मिली पावर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। किन किन की रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, एक कमेटी होती है जिसके अंदर पीएम इंक्लूड होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, स्पीकर होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, और इन सभी की रिकमेंडेशन के बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। कंपोजिशन क्या होती है, एक आपके चेयरपर्सन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा 1 मेंबर आपके कहाँ से होते हैं, वो 1 मेंबर क्या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या फिर किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एक्स ऑफिसो मेंबर्स की बात करें तो वो कहाँ से होते हैं, वो किसी भी एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनमें से कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जो एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, 3 इयर्स और 70 इयर्स ऑफ एज, जो भी पहले वो अचीव कर ले। अब बात करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। यहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर करते हैं, और जो कमेटी होती है उसके अंदर पीएम इंक्लूड नहीं होते, उसकी जगह कौन इंक्लूड होते हैं, स्पीकर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की है उसके स्पीकर, साथ में स्टेट के होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन भी जो स्टेट के अंदर हैं वो, ये सभी इंक्लूड होते हैं जो अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कोई स्टेट ऐसी है जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी प्रेजेंट है तो उसके भी चेयरमैन और लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो भी मेंबर्स होंगे। अब हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर आपकी क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट है, तो उन स्टेट्स के अंदर ये मेंबर्स भी इंक्लूड होते हैं जब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अपॉइंटमेंट होते हैं। उसके अलावा जितनी स्टेट्स हैं वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होती। कंपोजिशन की बात करें, एक चेयरपर्सन होंगे जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं या फिर जज भी हो सकते हैं हाई कोर्ट के। मेंबर होंगे एक जो क्या हो सकते हैं, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं। एक मेंबर होंगे जिनको स्पेशल नॉलेज हो रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। फंक्शन दोनों के सेम ही है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, जेल के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा विजिट करना, वहाँ के लोगों की लिविंग कंडीशंस का भी ध्यान रखना, अवेयरनेस फैलाना रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, एनुअल रिपोर्ट्स को बनाना और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना कि कैसे हमारी कंट्री के अंदर कहीं भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाई और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट की ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले सके।
और कुछ इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, उन चीज़ों को मेंटेन करना, ट्रीटीज़ को स्टडी करना, जितनी भी वर्ल्ड लेवल पर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ट्रीटीज़ हैं उनको, ये सारे काम किसके हैं? ह्यूमन राइट कमीशन के। अब बात करते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा हैं बिकॉज ये चीज भी काफी न्यूज में रही। इस्टेब्लिशमेंट कैसे मिली? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से। डील क्या करना होता है? टू डील विद कंप्लेंट्स रिलेटेड टू करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज। सेंट्रल लेवल के ऊपर आपका होते हैं लोकपाल, स्टेट लेवल के ऊपर होते हैं आपके लोकायुक्ता। हम बात करते हैं लोकपाल की। कंपोजिशन क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होंगे, एंड अप टू 8 मेंबर्स होंगे विद 50% बीइंग जुडिशियल मेंबर्स। टोटल मेंबर्स में से 50% मेंबर्स कैसे होने चाहिए? जो जुडिशरी के फील्ड में, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस, वो इंक्लूडेड होने चाहिए। और साथ में एक कंडीशन और है कि इन्हीं मेंबर्स में से 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स जो हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी या वुमेन होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है अगर सपोज कोई वुमेन हो जो हाई कोर्ट की जज भी हैं और साथ में वुमेन भी हैं, तो वो आ सकती हैं। उसमें क्या हो जाएगा? ये वाला भी क्राइटेरिया हो गया, ये वाला भी क्राइटेरिया होगा। ऐसे करके दोनों कंडीशन का आपको ध्यान यहाँ पर रखना पड़ता है। टर्म की बात करें 5 ईयर और टिल द एज ऑफ 70 ईयर। लोकपाल के केस में अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट एक सिलेक्शन कमेटी बनती है। उसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं? प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इंक्लूड होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इंक्लूड होते हैं, हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस या फिर एनी जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड होते हैं, एक 1 एमिनेंट जूरिस्ट इंक्लूड होते हैं जिसको नॉमिनेट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। जुडिक्शन क्या होता है लोकपाल का? इंक्लूड्स पीएम। जुडिक्शन के अंदर लोकपाल के पीएम भी इंक्लूड होते हैं, बस अगर पीएम के ऊपर कोई एलिगेशन है वो इंटरनेशनल चीजों से रिलेटेड ना हो। उसके अलावा आपके मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD के ऑफिसर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल सभी लोकपाल के जुडिक्शन के अंडर आते हैं। इन सारे सभी मेंबर्स के ऊपर, सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर लोकपाल जो है वो एक्शन ले सकते हैं। पावर क्या क्या होती है? सुपरिटेंडेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? एजेंसीज को ऑथराइज कर सकते हैं टू सर्च फॉर एंड सीज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एनी इन्वेस्टिगेशन। साथ में जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है मस्ट रिपोर्ट टू द लोकपाल ऑन एक्शंस टेकन ऑन रेफर्ड कंप्लेंट। सपोज कोई कंप्लेन है जो लोकपाल ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास रेफर की है, तो वो उनका काम है कि वो जो भी केस से रिलेटेड चीजें हों वो लोकपाल को आकर बताएं, लोकपाल के अंदर आकर उस चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे। अब अगर आप लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त से रिलेटेड चीजें ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ी। जो स्टेट गवर्नमेंट जैसे चाहे वो वैसे लोकायुक्त की फॉर्मेशन कर सकती है और उसके अंदर अपॉइंटमेंट कैसे करना है वो भी स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इसीलिए सभी स्टेट्स के अंदर लोकायुक्त की वर्किंग, उसकी कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट सब का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग है। इसलिए हमें लोकायुक्त के प्रोसीजर को याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपको सभी स्टेट के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो आपको सिर्फ लोकपाल के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 334 है वो आपको क्या बोलता है? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेटर, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेल्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपके कंट्री के अंदर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश है जिसके जो मेन ऑफिस है वो आपको न्यू दिल्ली के अंदर ही मिलेगा। अगर आप CP वगैरह के साइड जाते हो तो वहाँ आप उसको देख भी सकते हो। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 324 के अंदर लिखा हुआ है कि कंट्री के अंदर जो भी इलेक्शंस होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे स्टेट लेजिस्लेटर के हों, चाहे प्रेसिडेंट के हों, चाहे वाइस प्रेसिडेंट के हों, उनसे रिलेटेड जो भी वर्किंग है, इलेक्शन सिस्टम को कंट्रोल करना, वो सब कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कंपोजिशन कैसे होती है इसकी? एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये तो कंफर्म है कि ये होंगे ही होंगे। उसके अलावा अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, अभी के टाइम पर 2 होते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिक्स स्ट्रेंथ नहीं लिखी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टू टाइम फिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा उनको कितने और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने हैं। वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। अब होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर्स, क्या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 ईयर के लिए ऑफिस को
होल्ड करेंगे, या फिर उनकी एज अगर 65 ईयर्स हो चुकी है तो वो पहले रिटायरमेंट ले लेंगे। अब पावर्स की बात करें, पावर क्या क्या होती है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सभी पावर होती हैं। उनका कंस्टिट्यूएंसी को डेलिमिनेट्स करने का काम होता है इलेक्शन के टाइम पीरियड पर, साथ में रिवीजन करनी होती है वोटर्स की, मेंटेन करना होता है, लिस्ट को अपडेट करना होता है। सपोज अभी कोई इंसान है वो अभी 17 का, नेक्स्ट इलेक्शन से पहले वो 18 के हो जाएंगे, तो लिस्ट ऐसे अपडेट करनी पड़ती है। कुछ डेथ हो जाती हैं, उनके वोटर आईडीज को एलिमिनेट करना होता है, कुछ नई वोटर आईडीज को ऐड ऑन करना होता है, वो सारे काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर होते हैं। शेड्यूल बनाना है इलेक्शंस का, डेट्स को नोटिफाई करना है, ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स को बनाने के लिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तैयार करना है पार्टीज के लिए, पार्टीज के अंदर कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा पब्लिसिटी कैसे करनी है पॉलिटिकल पार्टीज को, रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, क्या नहीं जानी चाहिए, कहाँ पर चीज़ें कैंसिल हो गई, कहाँ पर इलेक्शन अभी पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, कहाँ पर इलेक्शंस हुए थे लेकिन वो फ्री एंड फेयर मैनर में नहीं हुए। वो सारे काम किसके होते हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन के होते हैं। उसके अलावा एक स्टेट पार्टी का स्टेटस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मिलता है। सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, अब वो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएगी, या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी, या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी ना स्टेट कहलाएगी ना नेशनल कहलाएगी। वो सारी चीजें किस बेसिस पर डिपेंड होती है। तो एक पार्टी को अगर स्टेट पार्टी का स्टेटस चाहिए तो उसको इनमें से कोई ना कोई कंडीशन को फुलफिल करना नेसेसिटी है उसकी। एक हो सकता है कि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, वहां पर पार्टी क्या करे, 3% ऑफ सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जीते स्टेट के अंदर, जो नियर अबाउट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 3 सीट्स। एक तो वो ये कर सकती है। दूसरा होता है एट अ लोकसभा जनरल इलेक्शन के अंदर द पार्टी हैज वन 1 लोकसभा सीट फॉर एवरी 25 लोकसभा सीट एलोकेटेड फॉर द स्टेट। एक ये कर सकती है। तीसरा क्या है, एट अ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और legislative assembly, the party has polled minimum of 6% of votes in a state, and in addition it has won 1 lok sabha और 2 legislative assembly seat। क्या तो वो ये कर सकती है कि उसको 6% ऑफ स्टेट्स के अंदर वोट मिले हैं और उसके साथ में उसको क्या तो 1 लोकसभा के अंदर उसको सीट मिली हो और 2 सीट उसको अपनी स्टेट के अंदर मिली हो। एक हो सकता है एट अ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी हैज पोल्ड 8% ऑफ वोट इन द स्टेट, कि स्टेट के अंदर उसको 8% वोट ऑफ मिले। ऐसा कुछ हुआ होगा तो पार्टी को स्टेट पार्टी स्टेटस मिल जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल पार्टी स्टेटस। ये कैसे मिलता है? अगर द पार्टी विंस 2% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा और आप मान सकते हो 11 सीट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, 3 स्टेट्स अलग अलग 3 स्टेट्स में से अगर पार्टी को 11 सीट्स मिल जाए टोटल तो, या फिर एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी पोल 6% ऑफ वोट्स इन 4 स्टेट्स एंड इन एडिशन इट विंस 4 लोकसभा सीट, या फिर अलग अलग स्टेट से मिलाकर उसको 6% ऑफ वोट्स मिले हों और टोटल 4 लोकसभा सीट्स उसको मिली हो। या फिर हो सकता है एक पार्टी जिसकी एज अ स्टेट पार्टी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में रिकॉग्नाइजेशन हो तो भी वो नेशनल पार्टी बन सकता है। पिछले इलेक्शन से पहले ही, कुछ टाइम पहले ही, जो केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला था। और जो आपकी तृणमूल कांग्रेस जो आपकी पार्टी है, जो ममता जी की पार्टी है, उसको क्या मिला था? उसको नेशनल पार्टी स्टेटस से हटा दिया गया था। तो इस तरह से ये चेंजमेंट होते रहते हैं। करंटली इंडिया के अंदर आपकी 6 नेशनल पार्टीज हैं। अब बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस की। डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पहले तो ये काम होता है कि कौन से स्टेट के अंदर कितनी सीट्स होंगी, किसी स्टेट में 90 होती हैं, किसी में 30 होती हैं, किसी में 40 होती हैं। ऐसे स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा? प्रिपेयर किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा और पब्लिश किया जाएगा इलेक्टोरल रोल को, कि कब इलेक्शंस हो सकते हैं, कैसे सारी चीजें होंगी, कौन वोट डाल सकता है, जो आपकी वोटर आईडीज हैं वो सारी रिवाइज की जाएंगी, अपडेट की जाएंगी। उसके बाद इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको अनाउंस किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो पार्टीज को, पार्टी के कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है, वो इफेक्ट के अंदर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो फॉर्मल प्रोसेस होता है इलेक्शन का वो स्टार्ट हो जाता है विद प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है? नोटिफिकेशन के बाद क्या होता है? जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करना है, वो अपने जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से
फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, जो वो नॉमिनेशंस होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं कंसर्न कंस्टिट्यूएंसी के, वो उन चीज़ों को चेक करते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, कंपेनिंग स्टार्ट होती है पार्टीज की, स्टेट्स की, सारी चीज़ों की। फिर जो कंपेनिंग है वो इलेक्शन से 48 आवर्स बिफोर क्या होती है, खत्म कर दी जाती है, एंड कर दी जाती है। और लास्ट स्टेज क्या होता है, फिर इलेक्शन डेट आ जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वोट्स की काउंटिंग होती है और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस जो होता है ये किसके अंडर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर होता है। अब मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, वही सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इसके अंदर लिखा होता है कि कोई भी कैंडिडेट है या फिर कोई भी पार्टी है वो इलेक्शन से पहले कोई भी नई ग्रांट, नई स्कीम, प्रोजेक्ट को अनाउंस नहीं कर सकते। उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी क्या होता है, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक, कि पब्लिक के पैसों के ऊपर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट या फिर और चीज़ें नहीं कर सकते। उसके अलावा क्या है कि जो क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को करती हैं वो भी लिमिटेड होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आप बीजेपी गवर्नमेंट से आप कांग्रेस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनके प्रोग्राम्स को, उनके पास्ट रिकॉर्ड्स को, उनके वर्क को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप उनकी पर्सनल अटैक्स नहीं कर सकते, वो पर्सनल लाइफ में क्या है क्या नहीं, उन चीज़ों के ऊपर आप नहीं जा सकते। उसके अलावा क्या है, पार्टीज को क्या करना है, लोकल पुलिस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है। आप जहाँ भी वेन्यू वगैरह पे अगर जा रहे हो, किसी रैली को अंदर जा रहे हो, किसी गांव के अंदर जा रहे हो, किसी सिटी के अंदर आपकी रैली है, तो उससे पहले आपको वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि कोई भी सिक्योरिटी इशू ना आए। उसके अलावा क्या है, जितने भी ऑथराइज पार्टी वर्कर्स होते हैं वो पोलिंग बूथ पे प्रेजेंट होते हैं इलेक्शन वाले दिन, बट उनके पास एक आइडेंटिफाई बैज होना चाहिए जिसके अंदर उनकी पार्टी का नाम लिखा हो कि वो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, पार्टी का सिंबल हो, साथ में कौन से कैंडिडेट से रिलेटेड वर्किंग को देखने के लिए वो वहां पर आए, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड उनके पास एक आइडेंटिफाई बैज होना चाहिए ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो सके कि ये पर्सन है और ये इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इस टाइप के जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। अब इलेक्शन मशीनरी कैसे होती है, सबसे ऊपर आपके होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब वो क्या करते हैं, वो स्टेट्स के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। जो क्या करते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन होता है, जो एक पर्टिकुलर स्टेट और यूटी के अंदर पूरे इलेक्शन वर्क को सुपरवाइज करता है। मतलब एक आपको एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा में मिलेगा, एक राजस्थान में, एक यूपी में, एक उत्तराखंड में, ऐसे। फिर आते हैं उनसे नीचे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो एक डिस्ट्रिक्ट की वर्किंग को करते हैं। कि सपोज हरियाणा के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 22 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपको 22 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मिलेंगे। उसके बाद आपके होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन द पार्लियामेंट्री और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उन सारी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैसे हो रहा है उस चीज को संभालते हैं। उसके बाद क्या होता है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मे अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर टू असिस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर। अगर जरूरत ज्यादा लग रही है तो वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद एक होते हैं आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो किसके असिस्टेंट उनके साथ असिस्ट करते हैं, पोलिंग ऑफिसर होते हैं, जो एक पोलिंग स्टेशन, अब देखो एक पर्टिकुलर सिटी है वो 10 पोलिंग बूथ के अंदर डिवाइड है, तो उन 10 के 10 पोलिंग बूथ पर आपको अलग अलग पोलिंग ऑफिसर मिलेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मिलेंगे, जिनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करते हैं उस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ की वर्किंग को संभालने के लिए। और वहीं अगर यूनियन टेरिटरी की बात है, अब यूनियन टेरिटरी के अंदर ज्यादा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नहीं होते, वहां पर ये सारी चीजों को अपॉइंट कौन करता है, पोलिंग ऑफिसर को, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है, रिटर्निंग ऑफिसर, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब थोड़ी सी टाइमलाइन और देख लेते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी आज तक कमेटी स्टैब्लिश हुई उसकी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन नहीं रही, तो कमेटी के बारे में जानने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत सेकेंड ARC रिपोर्ट के अंदर बोरा कमेटी की थोड़ी बहुत रिकमेंडेशंस थी, बट वो कुछ भी ऐसा उनके अंदर रिलेवेंट नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। टाइमलाइन देखते हैं। 1982 के टाइम पर फर्स्ट टाइम EVM इंट्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिनको आज के टाइम पर अगर हम वोटिंग के लिए यूज करते हैं। 1985 के अंदर आपका एंटी डिफेक्शन लॉ आया बाय 52 अमेंडमेंट एक्ट। 1988 के अंदर आपकी जो वोटिंग एज है उसको चेंज कर दिया गया, पहले 21 हुआ करती थी, फिर वोटिंग एज को चेंज कर 18 लिखा।
18 किया गया, कौन से अमेंडमेंट से किया गया, 61st अमेंडमेंट से किया गया। कौन से आर्टिकल के अंदर अडल्ट सफरेज की बात की गई है, आर्टिकल 3 to 6 के अंदर। 1996 के अंदर आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया, उसके बाद से इलेक्शन से पहले आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस होना स्टार्ट हुआ। 2010 के अंदर क्या हुआ, एग्जिट पोल के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। एग्जिट पोल क्या होता था कि जैसे अब आज आपका कोई डेट है, सोचो 5th ऑफ मार्च को इलेक्शन की डेट थी, 5th ऑफ मार्च को इलेक्शन हुए, अब रिजल्ट आएगा 9th ऑफ मार्च को। तो जो बीच के टाइम पीरियड के ऊपर क्या होता है कि जो अलग अलग कंपनीज होती थी, मीडिया हाउसेज होते थे, वो क्या करते थे, वो एग्जिट पोल कराते थे कि एक प्री प्रिडिक्शन रिजल्ट अनाउंस होने से पहले कि कौन सी पार्टी को कितने वोट्स मिलेंगे, कौन सी पार्टी जीतेगी, वो सारी चीजें। बट वो सारी चीजें अब उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। 2013 के अंदर आपका नोटा का सिस्टम आया कि अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, आप नोटा के बटन पर जाकर क्लिक करा। बट टेक्निकली देखें, नोटा के ऊपर क्लिक करके आने का कोई फायदा नहीं होता। वो फायदा जब होता जब गवर्नमेंट कहती कि अगर किसी भी सिटी के अंदर 50% से ज्यादा के जो वोटिंग है वो भी नोटा के ऊपर हुई, तो वहां पर इलेक्शन दोबारा करवाए जाएंगे, कैंडिडेट्स को चेंज किया जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। नोटा अलाउड है, बट इसकी अभी तक कोई भी रिलेवेंट पावर नोटा के पास नहीं है। तो इसलिए अगर आप भी इलेक्शंस में जाओ तो नोटा का यूज करना वेस्ट है। 2014 के अंदर क्या हुआ कि जो भी एमएलए एमपी जिनके ऊपर विद इन 1 ईयर में अगर वो किसी क्रिमिनल केस वगैरह में इन्वॉल्व हैं, तो वो इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे कुछ रूल्स स्टार्ट हुई। 2018 के अंदर क्या हुआ, ये इंक्लूड किया गया कि जो भी एमपी एमएलए कंटेस्ट करने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, उसके अंदर उनको अपने इनकम सोर्सेज की डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी। 2019 के अंदर क्या हुआ, मैंडेटरी किया गया वीवीपीएटी के यूज को। तो ये कुछ टाइमलाइन है जो आपके इलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड थी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।